180 रुपए के लिए मर्डर, खाने का बिल न चुकाने पर तीसरी मंजिल से नीचे फेंका, आरोप रेस्टोरेंट मालिक पर। नमस्कार, मैं हूं चंदीप। बीजेपी ने 2G पर बनी जेपीसी के अध्यक्ष पीसी चाको पर आज फिर जोरदार हमला बोला है। लोकसभा में नेता विपक्ष सुषमा स्वराज ने कहा है कि पीसी चाको को अपने पद पर बने रहने का कोई नैतिक अधिकार नहीं है। सुषमा स्वराज ने कहा कि जिस तरह केंद्र एक एक कर लोकतांत्रिक संस्थाओं को नष्ट कर रहा है, अब जेपीसी का नंबर है। गौरतलब है कि कल विपक्ष ने लोकसभा अध्यक्ष मीरा कुमार से पीसी चाको को हटाने की गुहार लगाई है। हालांकि कांग्रेस ने भी जेपीसी के 3 बीजेपी सदस्यों यशवंत सिन्हा, रविशंकर प्रसाद और जसवंत सिंह को भी हटाने की मांग की है। और जानकारी लेते हैं जी मीडिया संवाददाता दिलीप तिवारी से। दिलीप, पहले तो पीसी चाको को हटाने की मांग और आज फिर से सुषमा स्वराज ने हमला बोला है। बिल्कुल, देखिए आरोप है विपक्ष का कि वो संवैधानिक संस्थाओं की जो गरिमा है उसके खिलाफ काम कर रही है और जिस तरह से किसी में आप कहें कि विपक्ष या कहें जो सच्चाई है उसको दबाने की कोशिश हो रही है, उसके खिलाफ ये आवाज उठाई जा रही है विपक्ष की तरफ से। विपक्ष के 15 सदस्यों ने कल लोकसभा अध्यक्ष मीरा कुमार को ज्ञापन देकर मांग की है कि पीसी चाको को उनके पद से हटा दिया जाए, क्योंकि उनका जो व्यवहार है वो एक तरफा है और रिपोर्ट लीक होने के मामले को आधार बनाया गया है। और दूसरी बात मैं आपको बताऊं कि इसके जवाब में कांग्रेस ने 3 बीजेपी के सदस्य हैं, यशवंत सिन्हा, जसवंत सिंह और रविशंकर प्रसाद, उनको हटाने की मांग की है। स्पीकर मीरा कुमार कहना था कि दोनों तरफ से उनको जो है वो शिकायतें या आप कहें ज्ञापन मिले हैं, उस पर विचार कर रही हैं। और मैं आपको यहाँ बता दूं कि विपक्ष के तेवर जो है सरकार के खिलाफ बेहद हमलावर है और तमाम ऐसे मुद्दे हैं जिस पर सरकार को कटघरे में खड़ा करना चाहता है विपक्ष। जी, और दिलीप, अगर ये जेपीसी का जो मुद्दा है यही इतना बड़ा होता जा रहा है, जंग में तब्दील होती जा रही है जेपीसी कांग्रेस के लिए, कल भी हमने देखा कि चाको को हटाने की मांग की और एक और मुद्दा इसके साथ जुड़ गया है, जिस तरह से सीबीआई डायरेक्टर मिलने गए पीएमओ में मंत्री नारायण सामी से। देखिए, इससे पहले जो विवाद है कि सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बावजूद सीबीआई के डायरेक्टर कोयला मंत्री से मिले, जिस तरह की खबरें आने के बाद, हालांकि सीबीआई के एफिडेविट पर सबकी निगाहें होंगी, लेकिन आज जो खबरें आ रही हैं कि कल ही उनकी मुलाकात प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री जो डीएमपीटी विभाग भी देखते हैं, उस विभाग के मंत्री भी हैं, उनसे मुलाकात हुई है सीबीआई डायरेक्टर की, तो इसको लेकर विपक्ष ने फिर उंगली उठाई है। जी, शुक्रिया आपका दिलीप इस जानकारी के लिए। तो उधर जेपीसी से हटाए जाने की विपक्ष की मांग पर पीसी चाको ने कहा कि ये स्पीकर का अधिकार है, लेकिन उससे पहले आपको सुनाते हैं कि आज सुषमा स्वराज ने किस तरह से हमला बोला। कांग्रेस हैज डिस्ट्रॉयड ऑल द डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस वन बाय वन। The last being the JPC. All the opposition members, even the members of their ex-alliance partners, TMC and DMK, have expressed no confidence in the chairman of JPC. He has no moral right to preside now. He has no moral right to continue as the chairman of JPC. उधर जेपीसी अध्यक्ष पीसी चाको क्या कह रहे सफाई में, जी मीडिया संवाददाता दिनेश शर्मा ने पीसी चाको से खास बात की। स्पीकर को जो है ज्ञापन दे दिया गया है, आपके खिलाफ एक तरह से कहा जाए कि आपको हटाने की मांग की गई है बीजेपी और कुछ और सदस्यों के द्वारा। I think this move to against me now after 2 years, why it has come now? Because they find that the finding of this committee is not convenient to them. So people will understand the motive behind. After all, ये स्पीकर के आगे हैं, वो डिसीजन लेंगे। I have nothing to do about it. तो दूसरी बात, ये कब अगली बैठक होगी? क्या इस पर फैसला ले लिया गया है अगली जेपीसी की? आज हमने एक अनएक्सपेक्टेड था, पूरा एक सिटिंग मेंबर का देहांत हो गया, इसलिए पार्लियामेंट अर्जेंट किया, सारा पार्लियामेंट कमिटीज का आज का मीटिंग एक्सटेंड किया, इसलिए हमारा मीटिंग ऑल्सो इज एक्सटेंडेड। और अगला मीटिंग के बारे में 1-2 दिन के बीच में हम डिसीजन लेंगे। आपको हटाने की मांग के बाद क्या आपको लगता है कि आप चेयरमैन बने रहेंगे और इस पर कोई नो, ये अभी स्पीकर के आगे हैं, उन्होंने नोटिस स्पीकर को दिया है
अंडर व्हाट रूल उन्होंने वो नोटिस दिया मुझसे मालूम नहीं। अभी तक देखने में नहीं आया कि वोटिंग हुई है, वोटिंग इस पर हुई है, तो आपको लगता है कि बिना वोटिंग के जो है रिपोर्ट अडॉप्ट कर ली जाएगी क्या? पिछले जो जेपीसी 4 जेपीसी थे वो बिना वोटिंग रिपोर्ट अडॉप्ट किया, इसलिए मेरा कोशिश है बिना वोटिंग रिपोर्ट अडॉप्ट करने के लिए मैं कोशिश करेंगे। आगे बढ़ते हैं। दिल्ली के रोहिणी में एक छात्रा का शव मिलने के बाद हंगामा मच गया है। 17 साल की ये छात्रा गुरुवार सुबह मंगोलपुरी से गायब हो गई थी। छात्रा की लाश रोहिणी के फ्लैट में पंखे से लटकी मिली। उसके हाथ की नस भी कटी हुई थी। घर वालों को शक है कि लड़की की हत्या की गई है। और जानकारी लेंगे जी मीडिया संवाददाता जितेंद्र शर्मा से। जितेंद्र, वजह क्या बताई जा रही है इसकी? अभी तक शुरुआती जांच में क्या पता चला है? देखिए संदीप, जो लड़की गुरुवार को गायब हुई थी उसकी कल रात एक फ्लैट से लाश मिली थी और उसके बाद जो परिवार और जो आसपास के लोग हैं उन्होंने जमकर हंगामा किया। उनका कहना है कि लड़की को अगवा किया गया, उसके बाद उसके साथ बलात्कार किया गया और उसके बाद उसकी हत्या करके फ्लैट में छिपा दिया गया। और इसी बात को लेकर के जो लोग थे वो गुस्सा थे, परिवार के लोग और जो बाकी लोग थे वो गुस्सा थे और उन्होंने मंगोलपुरी इलाके में काफी तोड़फोड़ की। जो बसें वहां पर खड़ी थी उसके अंदर जमकर तोड़फोड़ की। हालांकि पुलिस का कहना है कि रात को लाश बरामद कर लिया गया था और उसका पोस्टमार्टम कराया जा रहा है और जिस तरह की जानकारी पोस्टमार्टम से मिलेगी उस हिसाब से आगे कार्रवाई की जाएगी। हालांकि पुलिस का कहना है कि इसमें एक व्यक्ति को हिरासत में भी लिया गया है, उससे पूछताछ की जा रही है ताकि जो भी आरोपी है जिसने इस लड़की की हत्या की है उसके बारे में जल्द से पता लगाया जा सके। जितेंद्र बने रहे हमारे साथ। हम वो तस्वीरें दिखा रहे हैं किस तरह से लोगों में गुस्सा है, लोग हंगामा कर रहे हैं और आरोप ये लगा रहे हैं कि लड़की को अगवा किया गया, उसके साथ पहले बलात्कार किया गया, फिर उसकी हत्या की गई। ये लोगों के आरोप है। हालांकि पुलिस कह रही है कि पहले पोस्टमार्टम होगा और उसके बाद ही जो जांच में सामने आएगा उस हिसाब से जो है केस दर्ज किया जाएगा और फिर आगे की कार्रवाई होगी। लेकिन जितेंद्र, केस क्या दर्ज किया जाएगा, इसके बारे में क्या कहा जा रहा है? अभी तक कुछ पता चल पाया है? देखिए, फिलहाल जिस तरह से लड़की की लाश मिली है उस हिसाब से सबसे पहले हत्या का मामला दर्ज कर लिया गया है और जिस तरह से पोस्टमार्टम में अगर इस बात की पुष्टि होती है कि लड़की के साथ पहले बलात्कार किया गया और उसके बाद उसकी हत्या की गई है तो उसके बाद उसी हिसाब से आगे की जो सेक्शन है जिसमें रेप की और जो दूसरे सेक्शन है सेक्शन की वो ऐड किए जाएंगे। लेकिन जिस तरह विभाग ने आरोप लगाया कि लड़की को अगवा किया गया था और उसके बाद उसकी हत्या की गई है तो 2 सेक्शन में धारा 2 सेक्शन के तहत मामला दर्ज कर लिया गया है जिसमें एब्डक्शन यानी किडनैप किया गया लड़की को और उसके बाद उसकी हत्या की गई। शुक्रिया आपका जितेंद्र इस जानकारी के लिए। आगे बढ़ेंगे। कोल घोटाले की जांच कर रही सीबीआई ने स्टेटस रिपोर्ट किसी राजनीतिक व्यक्ति से साझा नहीं की है। सीबीआई ने ऐसा हलफनामा सुप्रीम कोर्ट में दाखिल कर दिया है। 12 मार्च को अदालत ने सीबीआई को आदेश दिया था कि वो हलफनामे में ये बात साफ करे कि उसने अपनी स्टेटस रिपोर्ट किसी राजनीतिक व्यक्ति को ना तो दिखाई है और ना आगे दिखाएगी। गौरतलब है कि मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक कानून मंत्री अश्विनी कुमार और पीएमओ के अधिकारियों ने सीबीआई की स्टेटस रिपोर्ट को जांचा था। और इस बीच कल कार्मिक राज्य मंत्री नारायण सामी से सीबीआई निदेशक रंजीत सिन्हा की मुलाकात को सीबीआई के हलफनामे से जोड़ने की अटकलों को खारिज कर दिया गया है। I don't know anything about this. अरे भाई मेरा डिपार्टमेंट हमारा है, जाना मेरा काम है। अरे आई टेल यू वेन एवर फंक्शन, अभी आपको मालूम है 15 दिन के पहले अभी राष्ट्रपति का गोल्डन जुबली चल रहा है सीबीआई का, गोल्डन जुबली सेलिब्रेशन के अभी पूरा साल चल रहा है। आप आइए, हम आपको इन्वाइट कर रहे हैं। तो देखा आपने कि नारायण सामी किस तरह से सफाई दे रहे हैं। पहले तो जेपीसी है, पहले से ही जंग का मैदान बनी हुई है और उसके ऊपर नारायण सामी की कल मुलाकात हुई। सीबीआई डायरेक्टर रंजीत सिन्हा वहां पर पहुंचे और मुलाकात की उन्होंने पीएमओ में मंत्री नारायण सामी से। और सीबीआई ने आज एफिडेविट भी देना सुप्रीम कोर्ट में। तो एक दिन पहले सीबीआई डायरेक्टर अगर नारायण सामी से मुलाकात करते हैं तो इसे भी शक के घेरे में ले रहा है विपक्ष और इस पर भी सवाल उठाए जा रहे हैं। और नारायण सामी से इसी पर सवाल किया गया कि आखिर क्यों मिलने आए थे आपसे सीबीआई डायरेक्टर। उस पर नारायण सामी का कहना था कि जो सीबीआई की गोल्डन जुबली चल रही है उस फंक्शन के लिए इनवाइट करने आए थे, इसके कोई और मायने ना निकाले जाएं, इस मीटिंग का कोई और मतलब ना निकाला जाए। ये सफाई पेश की है नारायण सामी ने।
तो कोल घोटाले की जांच को लेकर सीबीआई ने अपना हलफनामा एक तरफ सुप्रीम कोर्ट में दे दिया है, तो दूसरी तरफ एफिडेविट दायर करने से एक दिन पहले मुलाकात हुई सीबीआई डायरेक्टर रंजीत सिन्हा और नारायण सामी के बीच। अब विपक्ष इस पर भी सवाल उठा रहा है और शक के घेरे में इस मुलाकात को लिया जा रहा है और इसके कई मायने भी निकाले जा रहे हैं। और जानकारी लेते हैं जी मीडिया संवाददाता महेश गुप्ता से। महेश, सीबीआई ने अपना एफिडेविट दायर कर दिया है सुप्रीम कोर्ट में, जानकारी क्या मिल रही है वहां से? देखिए, हमारे साथ जो एडवोकेट हैं जिन्होंने पिटीशन फाइल की थी और एफिडेविट की कॉपी हमारे साथ पास में है। ये 2 पेज का एफिडेविट है जो डायरेक्टर सिन्हा की तरफ से फाइल हुआ है, जिसमें साफ लिखा गया है कि उन्होंने जो अपनी रिपोर्ट थी वो लॉ मिनिस्टर के साथ, ज्वाइंट सेक्रेटरी लेवल के जो अधिकारी हैं पीएमओ उनके साथ और कोल मिनिस्टर के साथ शेयर किया है। मैं जो हमारे साथ वकील हैं एमएल शर्मा, जो इस मामले में पिटिशनर हैं, हम इनसे बात करते हैं। एमएल शर्मा जी, बताइए इसके अंदर क्या कुछ लिखा गया है और क्या कुछ सिन्हा जो डायरेक्टर हैं सीबीआई के उन्होंने एडमिट किया है? देखिए, डीआईजी डायरेक्टर इन द सीबीआई, इन्होंने ये आज एफिडेविट इन्होंने फाइल किया है सुप्रीम कोर्ट में। इन्होंने डिक्लेयर किया है कि जो रिपोर्ट पिछली बार सुप्रीम कोर्ट में फाइल की गई थी सील बंद लिफाफे में, उस रिपोर्ट को प्राइम मिनिस्टर के ऑफिस में देखा गया, कोल मिनिस्टर के ऑफिस में देखा गया और उस रिपोर्ट को स्पेशली लॉ मिनिस्टर ने खुद देखा है और उसको वेट किया है और उसके बाद उस रिपोर्ट को फाइनली बना करके सीबीआई ने सुप्रीम कोर्ट में फाइल किया है। इसमें एक भी क्या लिखा गया है कि इनके साथ शेयर किया है? इसमें कहीं ये भी लिखा है कि इसको जो है हल्का करने की कोशिश की गई थी? नहीं, इन्होंने रिपोर्ट में इनका जो एफिडेविट है बहुत शॉर्ट है और लिमिटेड पॉइंट के अंदर है कि रिपोर्ट को स्वयं लॉ मिनिस्टर ने देखा है, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस का नाम दिया है, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में ज्वाइंट सेक्रेटरी लेवल पे इस रिपोर्ट को पहले देखा गया है। फाइनली ये रिपोर्ट बाद में तैयार हुई है और उसके बाद में सुप्रीम कोर्ट में सीलबंद लिफाफे में दी गई है। मैं इसमें बताना चाहूंगा कि इसके अंदर इन्होंने लिखा है कि जो 8 मार्च को हमने सुप्रीम कोर्ट में स्टेटस रिपोर्ट फाइल की थी, उसके बारे में लिखा है डायरेक्टर ने कि आई सेड दैट द ड्राफ्ट ऑफ द सेम वाज शेयर्ड विद Honorable Union Minister of Law and Justice as decided by him prior to its submission before the Honorable Court. Besides the political executive, it was also shared with one joint secretary level officer, each of Prime Minister Office and Ministry of Coal as decided by them. तो इसमें बिल्कुल क्लियर उन्होंने लिखा है कि जो रिपोर्ट थी जो 8 मार्च को सुप्रीम कोर्ट में जो स्टेटस रिपोर्ट फाइल की गई थी, उसके अंदर उन्होंने बिल्कुल साफ लिखा है कि ये जो रिपोर्ट है ये लॉ मिनिस्टर को दिखाई गई है, उनके साथ शेयर की गई है, ज्वाइंट सेक्रेटरी लेवल के जो अधिकारी हैं प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में उनके साथ शेयर की गई है और जो कोयला मंत्रालय है उसमें भी ये शेयर की गई है। तो एक तरीके से जो ये आरोप बीच में उठे थे कि सीबीआई के जो रिपोर्ट है उसको हल्का करने की कोशिश की गई थी लॉ मिनिस्टर की तरफ से, पीएमओ की तरफ से, कोयला मंत्रालय की तरफ से, तो वो ये बात आज एफिडेविट ने बिल्कुल कंफर्म कर दी है। तो महेश गुप्ता ये बता रहे हैं कि आज सीबीआई ने अपनी एफिडेविट में क्या कहा है। इस एफिडेविट के मुताबिक 8 मार्च को जो ड्राफ्ट शेयर किया गया था उस ड्राफ्ट में छेड़छाड़ की गई। ये एक राजनीतिक तूफान खड़ा कर सकता है जो एफिडेविट आज सीबीआई ने सुप्रीम कोर्ट में दिया है। काफी लिमिटेड शब्दों में बहुत ही छोटा एफिडेविट है, लेकिन एक बहुत बड़ा राजनीतिक तूफान इस एफिडेविट के बाद खड़ा हो सकता है। महेश, देखिए, बिल्कुल जाहिर सी बात है कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर सीबीआई के डायरेक्टर अपना हलफनामा दे रहे हैं, जबकि सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा था कि आप कोई भी रिपोर्ट, किसी भी तरह की कोई रिपोर्ट किसी के साथ शेयर नहीं करेंगे, कोई किसी पर राजनीतिक दबाव में नहीं आएंगे, अपनी रिपोर्ट जो है सीलबंद फाइल करेंगे। तो उसको जो डायरेक्टर सीबीआई ने आज एडमिट किया है और एफिडेविट देकर एडमिट किया है। एफिडेविट का मायने होता है कि हम कसम खाकर जो कह रहे हैं बिल्कुल सत्य कर रहे हैं और देश की सबसे बड़ी अदालत में अब आकर हम बयान दे रहे हैं कि जो हमने स्टेटस रिपोर्ट है जो फाइल की है वो लॉ मिनिस्ट्री के साथ शेयर की गई है, कोयला मंत्रालय के साथ शेयर की गई है, यहां तक कि जो प्रधानमंत्री कार्यालय है उसके ज्वाइंट सेक्रेटरी लेवल के अधिकारी के साथ शेयर की गई है। तो एक बहुत बड़ी बात है, इसमें कंटेम्प्ट कोर्ट भी बनती है। हम जानना चाहेंगे शर्मा जी, ये बताइएगा कि जब अदालत ने बोला था कि आप किसी के साथ रिपोर्ट शेयर नहीं करेंगे, तो इसका कानूनी पहलू क्या है? क्या इसमें कोई कंटेम्प्ट भी बनती है? अदालत ने इनसे स्पष्ट रूप से पूछा था क्या आपने ये रिपोर्ट किसी से शेयर की गई है या की है। एडिशनल सॉलिसिटर जनरल मिस्टर रावल ने स्पष्ट रूप से कोर्ट में कहा था कि हमने ये रिपोर्ट किसी भी अधिकारी के साथ, किसी भी राजनीतिक व्यक्ति के साथ नहीं दिखाई है, न शेयर की है। स्पष्ट रूप से उन्होंने कोर्ट में झूठ बोला है।
हमने इसके ऊपर ऑलरेडी कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के लिए एक एप्लीकेशन लगाई हुई है, क्योंकि अटॉर्नी जनरल ने भी मिस्टर रावल का सपोर्ट किया था कि नहीं, ये रिपोर्ट किसी को नहीं दिखाई गई है। और आज इस एफिडेविट के तहत स्पष्ट रूप से साफ है कि दोनों ही जो मुख्य लॉ ऑफिसर्स हैं इस देश के, उन्होंने कोर्ट में झूठ बोला, इसलिए उनके विरुद्ध तो कार्रवाई अब निश्चित है। लेकिन साथ में सीबीआई की रिपोर्ट आने वाले समय में शेयर की जाएगी या नहीं की जाएगी और किस रूप से सीबीआई की इन्वेस्टिगेशन होगी, इसका निर्णय अब अदालत 30 तारीख को करेगी। ऐसा है कि इसके अंदर जब 8 मार्च को सुप्रीम कोर्ट में जो स्टेटस रिपोर्ट फाइल की गई थी, तो उसमें सुप्रीम कोर्ट में जो जज थे उन्होंने खुद ही इस बात को उठाया था। जो एडिशनल सॉलिसिटर जनरल है, सीबीआई के वकील है, उनसे पूछा था कि क्या कहीं आपने जो स्टेटस रिपोर्ट है ये किसी के साथ शेयर की है, तो उन्होंने जो है मना कर दिया था। तो कहने का मतलब ये है कि उन्होंने अदालत के अंदर, खुली अदालत में झूठ बोला था एएसजी ने कि ये शेयर नहीं की गई है। और वहीं दूसरी ओर जो सीबीआई के डायरेक्टर है, इस बात को खुली तौर पर कसम खाकर अपना हलफनामा दे रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट में इस रिपोर्ट को फाइल कर रहे हैं, जिसमें वो साफ कह रहे हैं कि ये शेयर की गई है। इसके बाद उसमें लिखा है, जो 2 पेज की रिपोर्ट है, जो मैं आपको दिखाना चाहूंगा, ये 2 पेज की रिपोर्ट है। इसके अंदर यहाँ पे 2 पेज के अंदर तीसरी और चौथी लाइन में बिल्कुल साफ लिखा हुआ है कि ये शेयर की गई है। ये पेज नंबर 2 पे चौथा पैरा है, जिसमें बिल्कुल साफ लिखा गया कि ये शेयर की गई है। मैं एक बार फिर आपको जो है पढ़कर रिपीट करना चाहूंगा। इसमें डायरेक्टर कह रहे हैं कि आई सबमिट दैट द ड्राफ्ट ऑफ द सेम वाज शेयर्ड विद द ऑनरेबल यूनियन मिनिस्टर ऑफ लॉ, मतलब कि जो हमारे कानून मंत्री है उनके साथ शेयर की गई है। एंड द जस्टिस हैज डिसाइड बाय हिम to its submission before the honorable court. Besides the political executive, it was also shared with one joint secretary level officer of each prime minister office. मतलब प्रधानमंत्री कार्यालय में भी जो जॉइंट सेक्रेटरी लेवल के अधिकारी थे उनके साथ भी शेयर की गई है, और जो कोयला मंत्रालय है उसके साथ भी शेयर की गई है। हालांकि इसमें पैरा नंबर 5 में लिखा गया है कि जो रिपोर्ट है, जो आगे हमने फर्दर स्टेटस रिपोर्ट फाइल करेंगे, वो किसी के साथ शेयर नहीं की गई है। लेकिन जो 8 मार्च 2013 वाली रिपोर्ट है वो शेयर की गई है। तो एक तरह से ये भूचाल है बकायदा इस बात को लेकर कि जहां पे एएसजी जो है एडिशनल सॉलिसिटर जनरल, एक बहुत बड़े वकील होते हैं केंद्र सरकार के, उन्होंने इस बात को एडमिट किया कि कोर्ट के अंदर कि हमने कोई शेयर नहीं किया, लेकिन एफिडेविट के अंदर सीबीआई डायरेक्टर इस बात को साफ कह रहे हैं कि हाँ, ये शेयर की गई है। जी बिल्कुल महेश, तो एक बड़ा राजनीतिक भूचाल आ सकता है जिस तरह से आज सीबीआई ने अपने एफिडेविट में जो भी तथ्य माने हैं। सुप्रीम कोर्ट में सीबीआई ने माना है कि 8 मार्च को जो रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में सबमिट की गई थी, उसके ड्राफ्ट को न सिर्फ कानून मंत्रालय बल्कि कोल मंत्रालय, पीएमओ को भी ये रिपोर्ट दिखाई गई थी और इसमें छेड़छाड़ की बात भी मानी है सीबीआई ने। तो एक बहुत बड़ी खबर, इस बड़ी खबर पर नजर हमारी लगातार बनी रहेगी। एक छोटे से ब्रेक के बाद लौट रहे हैं। आप देख रहे हैं देश का सबसे बड़ा न्यूज नेटवर्क। ऐसी है हमें शरारतें करने दो। जोश मोबाइल हर दिल में जोश लाए। मिस्टर सुरेंद्र प्रसाद के खून में अंपायरिंग है, इंटरनेशनल अंपायर बन सकते थे। एक्सक्यूज, आप हमारे मैच में अंपायरिंग करोगे? पर मच्छर ने इनका मौका छीन लिया। मलेरिया, एक भी मच्छर है डेंजरस, इसीलिए काला हिट, एक भी मच्छर नहीं बचेगा। जीतिए एक फ्लैट और करोड़ों के इनाम। खरीदिए वेक्टस ग्रुप के गंगा, मोटोवेल, वेक्टस पानी की टंकियां और पाइप। नया रिच क्रीम हेयर कलर गोदरेज एक्सपर्ट से नापना नहीं, बस मिक्स और लगाओ। नो झंझट, नो मिस्टेक। गोदरेज एक्सपर्ट रिच क्रीम हेयर कलर। फ्रेश फ्रूट्स का फ्रेश टेस्ट। टॉप जैम। लाइफ में लाए मजा, अपने अपने सपने घर लाओ, बहती हवाएं घर लाओ, उम्मीद की किरण घर लाओ, तुम्हारे शुनी सांझ मखमली अपने आंगन में लाओ, अपने सपने घर लाओ। सुपरटेक, yours for life। कैसा ये मदहोश सा पल है, टूटता नजरों का सबर है, टूटता नजर। अब एक पैक में 2 चोको वेफर का मजा। प्रिया गोल्ड स्नैकर, बिन खाए रहा न जाए। इंडिया की हर जरूरत के लिए हमने बनाया है एक सिम्फनी, और हमारा हर कूलर सिर्फ 1 या 2 बल्ब के बिजली के खर्चे पर रखे इंडिया को कूल। सिम्फनी, इंडिया का कूलर, इंडिया को रखे कूलर। आप देख रहे हैं देश का सबसे बड़ा न्यूज नेटवर्क। जनरल
एडिशनल सॉलिसिटर जनरल और कौन कौन से अफसर थे जिन्होंने ये रिपोर्ट मांगी और देखी, और ये भी नहीं बताता है कि प्रधानमंत्री के कार्यालय में और कौन कौन लोग थे। और उससे भी ज्यादा दुर्भाग्यपूर्ण बात ये है कि पिछले कई दिनों से ये रिपोर्टें आ रही हैं कि ये सीबीआई के डायरेक्टर का एफिडेविट क्या हो या ना हो, इसको तय करने के लिए सीबीआई डायरेक्टर ने कई मीटिंग्स अटॉर्नी जनरल से करी, नारायण स्वामी साहब से करी, कानून मंत्री से करी। अब अगर सीबीआई डायरेक्टर की ये हालत हो गई है कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के हिसाब से जो उसको एफिडेविट फाइल करना है, जिसमें कि उसको सच सच बताना है कि भाई उसने ये अपनी स्टेटस रिपोर्ट सर्व करी या नहीं करी, उसको भी तय करने के लिए वो सरकार के लोगों से बातचीत करता है, तब फिर सीबीआई की क्या स्वतंत्रता रह गई सरकार से? कैसे ऐसे मामले में इन्वेस्टिगेशन कर पाएगी वो निष्पक्ष तरीके से, जिसमें प्रधानमंत्री के कार्यालय के लोग इन्वॉल्व हैं, बहुत सारे मंत्री इन्वॉल्व हैं, तो कैसे ये निष्पक्ष इन्वेस्टिगेशन हो पाए? सरकार की तरफ से, कानून मंत्री की तरफ से रिपोर्ट में फेरबदल की गई है, क्या इस एफिडेविट में कुछ इस तरह की बात कही गई, इससे कोई क्लैरिटी है? नहीं, ये एफिडेविट दिलचस्प इस मामले में इस मायने में है कि जितना ये बताता है उससे ज्यादा छुपाता है। इतना तो उन्होंने बता दिया कि भाई हाँ, कानून मंत्री ने ये रिपोर्ट मांगी, हमने उनको दिखाई, प्रधानमंत्री के कार्यालय के लोगों ने मांगी, हमने उनको दिखाई, कोयला मंत्रालय के अधिकारियों ने मांगी, हमने उनको दिखाई, लेकिन ये नहीं बताता है कि ड्राफ्ट रिपोर्ट ओरिजिनली जो सीबीआई ने प्रिपेयर करी वो क्या थी, और उसके बाद इन लोगों ने क्या क्या बदलाव मांगे या क्या क्या बदलाव करे गए। Well, it's a short 2-page affidavit in which he discloses that the status report was shared with the law minister, with joint secretaries and the prime तो सीबीआई का 2 पन्नों का सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट एक बड़ा राजनीतिक भूचाल, एक बड़ा राजनीतिक तूफान खड़ा कर सकता है। किस तरह से जो रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में सबमिट की गई, लेकिन उसे सबमिट करने से पहले किन किन लोगों को दिखाया गया वो हम आपको दिखा रहे हैं। न सिर्फ कानून मंत्रालय, कोयला मंत्रालय, पीएमओ, इन तमाम लोगों ने सीबीआई की वो स्टेटस रिपोर्ट देखी थी। is not so much about what the affidavit reveals, but what the affidavit conceals. Because the affidavit does not disclose what are the changes that were made in the draft which was taken by the CBI at the behest and at the intervention of the law minister, of the officers of the Prime Minister's office and the coal ministry. It also does not disclose who were the other officers present at these meetings where this status report was discussed in the law minister's office, in the prime minister's office, as well as in the coal ministry. And what is even more disquieting is that for several days news has been coming that the CBI director has had hectic consultations with officers of the prime minister's office, officers with the attorney general, and officers of the law ministry. And if the CBI director has to seek the permission or the advice of these persons in the government even to decide what kind of affidavit he is to file, then what kind of independent investigation can we expect in this matter from the CBI, where the officers, senior people, the Prime Minister himself is under investigation, several other ministers are under investigation. What kind of independent investigation can we expect from the CBI in this case? Sir, is it not a big case of the contempt of the Supreme Court, because the Supreme Court had in its earlier order said that they were not to share, the CBI was not to share the details of the report with the political. No, what he has said is that after the Supreme Court made this order, he has not shared the present status report with anybody, and that he has filed it himself. Of course, one doesn't know the veracity of this statement, but what he is saying is that prior to that he was not aware that the Supreme Court
had passed any such order, and there was no such order of the Supreme Court prior to the filing of the last status report. Therefore, he is saying that well, he shared it because these people asked for it. लेकिन सर 12 मार्च को सीबीआई की तरफ से एडिशनल सॉलिसिटर जनरल वीरेंद्र रावल आए थे, उन्होंने ये बयान दिया था कि किसी को नहीं दिखाई गई है रिपोर्ट। उसके बाद इस बात का सामने आना आपको लगता है गलत? नहीं, इसीलिए ये बहुत इसमें इम्पोर्टेंट बात थी कि लॉ मिनिस्टर के दफ्तर में जब ये मीटिंग हुई जिसमें कि लॉ मिनिस्टर को ये स्टेटस रिपोर्ट दिखाई गई, क्योंकि रिपोर्ट तो ये आई है कि उस मीटिंग में अटॉर्नी जनरल, एडिशनल सॉलिसिटर जनरल वगैरह सब प्रेजेंट थे। अब इस एफिडेविट में इसका कोई खुलासा नहीं किया गया है कि वहां पर कौन कौन था और क्या क्या बदलाव करे गए। लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है कि पिछले हियरिंग में अटॉर्नी जनरल ने बोल दिया कि नहीं मैंने भी नहीं देखी है, सरकार को तो ये रिपोर्ट दिखाई नहीं गई है, और एडिशनल सॉलिसिटर जनरल ने भी जो सीबीआई की तरफ से अपीयर हो रहे थे ये बात बोल दी गई। इसी वजह से ये महत्वपूर्ण था कि उस मीटिंग में कौन कौन थे। तो आखिर सीबीआई के इस एफिडेविट का क्या मतलब है, क्या मायने इस एफिडेविट के निकाले जा रहे हैं? हमारे साथ इस वक्त जी मीडिया संवाददाता जुड़ चुके हैं। एक तरफ नीरज ठाकुर हमारे साथ है, दूसरी तरफ न्यूज रूम से हमारे साथ शैलेश रंजन है। सबसे पहले नीरज, आपके पास आते हैं। अब इस एफिडेविट से काफी हद तक ये जो शक है वो और पुख्ता हो गया है कि किस तरह से सीबीआई को कंट्रोल करती है सरकार और कैसे अपनी उंगलियों पर नचाती है, वो शक भी पुख्ता हो रहा है। जी बिल्कुल, देखिए ये तो शुरू से ही कहा जाता रहा है कि सीबीआई सरकार के इशारे पर काम करती है, ये आरोप हमेशा लगते रहे हैं। लेकिन ये पहली बार सीबीआई ने, इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने, देश की सबसे बड़ी इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने ये माना है कि वो चीजें सरकार को दिखाती हैं। एफिडेविट और स्टेटस रिपोर्ट सरकार को दिखाई गई थी। हालांकि उसमें जो एफिडेविट है उसमें कहीं ये खुलासा नहीं है कि उसमें बदलाव किए गए या नहीं किए गए, लेकिन इतना सीबीआई ने साफ कर दिया है कि हाँ, उसने ये स्टेटस रिपोर्ट, सीबीआई की जो स्टेटस रिपोर्ट थी सरकार को दिखाई थी, पीएमओ को और लॉ मिनिस्टर को। जी, शैलेश रंजन के पास चलते हैं। शैलेश, ये साफ तौर पर सुप्रीम कोर्ट के आदेश का भी उल्लंघन है और जो लोग वहां पर मौजूद थे उन पर क्या कार्रवाई होगी, ये भी बड़ा सवाल है। लेकिन इससे कॉन्टेम्प्ट ऑफ कोर्ट भी माना जाएगा कि कोर्ट में आपने रिपोर्ट सबमिट की, लेकिन उससे पहले ड्राफ्ट आपने एक नहीं 3 मंत्रालयों को दिखा दिया। देखिए, ये अपने आप में काफी अहम होगा क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पर कहा था कि इस रिपोर्ट को किसी को नहीं दिखानी है और सीधे सुप्रीम कोर्ट में इसे दाखिल करना है। इसके बावजूद सीबीआई के डायरेक्टर की तरफ से कोल मिनिस्ट्री के साथ साथ लॉ मिनिस्टर और पीएमओ के सेक्रेटरी लेवल तक इस ड्राफ्ट रिपोर्ट को शेयर किया गया। बदलाव क्या किया गया या नहीं किया गया यह अलग बात है, और सुप्रीम कोर्ट में जो सुनवाई चलेगी उस वक्त ये मामला तय होगा। लेकिन ये अपने आप में ही कि देश की सबसे बड़ी अदालत के आदेश की अवहेलना है कि देश की प्रीमियर जांच एजेंसी सीबीआई, जिसके ऊपर तमाम बड़े मामले ऐसे हैं जिसके ऊपर अदालतें भरोसा करती हैं, और वो एजेंसी सीधे सरकार के पास उस दस्तावेज को लेकर चली गई जहां सरकार खुद इस मामले में फंसी हुई है। लिहाजा ये देखना दिलचस्प होगा कि जब सुप्रीम कोर्ट में 30 तारीख को इसकी अहम सुनवाई होने वाली है, और जैसा कि प्रशांत भूषण ने कहा कि लॉ मिनिस्टर के साथ साथ कई ऐसे लोग मौजूद थे, हालांकि ये उनके सूत्र हैं, उनके दावे हैं, कई ऐसे लोग मौजूद थे जिन्होंने भी इस रिपोर्ट को देखा और अदालत में उन्होंने कहा कि नहीं देखा। जी, महेश गुप्ता के पास चलते हैं, वो सुप्रीम कोर्ट से हमारे साथ बने हुए हैं लगातार। महेश, अब इसका क्या मतलब है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के आदेश का उल्लंघन तो ये है ही, इन पर कार्रवाई हो सकती है, इस बारे में क्या कहा जा रहा है? महेश, क्या आपको आवाज मिल रही है? जी, जिस तरह से ये सफेद झूठ सामने आया सरकार का, क्या कहा जा रहा है, किन किन लोगों पर कार्रवाई हो सकती है आदेश का उल्लंघन करने पर? देखिए किसी भी अदालत के अंदर झूठा बयान देना आईपीसी की धारा 193 है, 193, इसमें जो है जो गलत बयान दिया जाता है उसके लिए बकायदा मुकदमा दर्ज होता है। तो इसमें जो एडिशनल सॉलिसिटर जनरल हैं, जो सीबीआई के वकील थे, उनसे अदालत ने पिछले 18 मार्च को पूछा था कि क्या आपने कोई जो स्टेटस रिपोर्ट है किसी के साथ शेयर तो नहीं की, किसी को दिखाई तो नहीं। उन्होंने ओपन अदालत में इस बात को कहा था कि नहीं, हमने किसी को नहीं दिखाई है। तो जाहिर सी बात है कि ये जो एडिशनल सॉलिसिटर जनरल हैं, जो काफी सीनियर एडवोकेट होते हैं केंद्र सरकार के, और उन्होंने वो सीबीआई की तरफ से पेश हो रहे थे, उन्होंने अदालत को गुमराह किया, अदालत में झूठा बयान दिया। तो इसके तहत जो है 193 का जो आईपीसी की धारा है, बकायदा इसके तहत अदालत कार्रवाई करती है। उसके अलावा मैं आपको दोबारा से दिखाना चाहूंगा, ये जो रिपोर्ट है इसके अंदर पैरा 4 में बिल्कुल साफ लिखा है कि जो पैरा 4 है, इस पर साफ लिखा गया है कि जो रिपोर्ट है वो यूनियन लॉ मिनिस्टर के साथ शेयर की गई है,
जो प्रधानमंत्री कार्यालय हैं उसके जॉइंट सेक्रेटरी लेवल के जो अधिकारी हैं उनके साथ शेयर की गई है और साथ में इसमें लिखा है कि जो कोयला मंत्रालय है, कोल मिनिस्ट्री, उनके साथ भी शेयर की गई।